हेलो फ्रेंड्स। और आप लोग जानते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। अब तैयारी के लिए और समय है, तो अब बहुत ज़्यादा जल्दी ना करके एक एक चीज़ को समझते हुए अच्छे से पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं। पहले के 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो अब इसके आगे शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है अपवाह तंत्र। ठीक है, तो पहले अपवाह तंत्र में बात करते हैं। हिमालय का जो अपवाह तंत्र है, हिमालय का अपवाह तंत्र, इसमें ये है कि हम जानते हैं ये मानसरोवर झील से हिमालय की बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ये मानसरोवर झील के आसपास के हिमानियों से इतनी निकलती हैं। हिमालय के उत्थान के पूर्व भी ये नदियाँ थीं। जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे पहले था टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये सारी नदियाँ बहते हुए आती थी और टेथिस सागर में गिरती थी। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात क्या हुआ? बृहद हिमालय का उत्थान हुआ। किस हिमालय का? बृहद हिमालय का उत्थान हुआ। अब क्या हुआ? जैसे ये नदी बह रही है और यहाँ पे एक कोई पर्वत खड़ा हो गया, तो क्या किया नदी ने? इसको काट कर, पर्वत को काट कर अपने लिए जगह बनाई बहने की और फिर अपने रास्ते पर बहने लगी। तो इस घटना को क्या कहेंगे? जो ये नदी है ये इस हिमालय के उत्थान के पूर्व से बह रही है, इसलिए ये नदी बृहद हिमालय के पूर्ववर्ती है। तो कौन कौन सी नदियाँ बृहद हिमालय के पूर्ववर्ती हैं, ये देख लेते हैं। कथन कारण में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑफ बीट लगते हैं, ये सब ऐसे ही आते हैं। बृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं, एक नदी है गंगा। ठीक है, गंगा नदी की बात करते हैं। तो गंगा नदी पहले से बह तो रही थी, लेकिन ये बृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नहीं है। बृहद हिमालय के पूर्ववर्ती नहीं है। मतलब क्या है? जिस वक्त बृहद हिमालय का उत्थान हुआ, इसका अर्थ ये है जिस वक्त बृहद हिमालय का उत्थान हुआ उस वक्त गंगा नदी नहीं बह रही थी। गंगा नदी बाद में आई, तो बृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नहीं है। कौन? गंगा नदी। तो किसकी पूर्ववर्ती है? देखो, बृहद हिमालय से निकलती ही है। ठीक, कि तो फिर ये किसकी पूर्ववर्ती हुई? तो ये पूर्ववर्ती हुई लघु और शिवालिक हिमालय की। किसकी? लघु और शिवालिक हिमालय की। याद रखना है कि बृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नहीं है गंगा। पूर्ववर्ती नहीं है तो क्या है? अनुवर्ती है। क्या है? अनुवर्ती है। किसकी पूर्ववर्ती है? लघु और शिवालिक हिमालय की। मतलब लघु और शिवालिक हिमालय के बनने से पहले गंगा नदी अपना बहाव या अपना रास्ता बना चुकी थी। फिर इन हिमालय की रेंजेस को काट कर उसने अपने दोबारा उसी रास्ते को प्राप्त किया, ना कि बृहद हिमालय के। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए अब एक और बात देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर पूछे बृहद हिमालय में, कहाँ पे? बृहद हिमालय में पहले हिमनद बने या नदी? बृहद हिमालय में हिमनद पहले बने या नदी घाटियाँ? एक इस प्रकार का क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है। तो बृहद हिमालय में ऐसा लगता है कि पहले हिमनद बने होंगे और हिमनद से पिघल के नदियाँ बनी होंगी और नदियों ने काट के नदी घाटियाँ। ऐसा नहीं है। बृहद हिमालय में पहले बनी, बृहद हिमालय उठा, मान लो इतना ही उत्थान हुआ तो पहले बना दी नदियों ने नदी घाटियाँ। जानते ही हैं हिमालय का उत्थान अभी तक हो रहा है, उसके बाद और उठा तो ऊपर बन गए हिमनद। तो पहले क्या बना? नदी घाटियाँ। उसके बाद क्या बने? हिमनद। ये एक पॉइंट और हो गया। लेकिन 3 नदी तंत्र हैं। एक है
गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। तो इसको बना लेते हैं पहले। तो यह है हमारा सिंधु नदी तंत्र। इसमें जो पहली नदी है वो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, सतलज। यहाँ है मानसरोवर झील, यहाँ से निकली सिंधु नदी। ठीक है, पहले क्रम याद कर लीजिए, फिर इसको आगे देखते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम नदी, झेलम जाके किस में मिली? चिनाब में मिली। फिर रावी, रावी जाके किस में मिली? चिनाब में मिली। व्यास सतलज में मिली, और सतलज जाके किस में मिली? चिनाब में। किस में? ये ऐसे ऐसे, पहले एक धारा यहाँ पे, फिर इसमें मिलेगी। ठीक है, सतलज के मिलने के बाद जो चिनाब है वो सतलज नहीं बनती है। मतलब जैसे दो नदियाँ ऐसे मिल रही हैं, चिनाब और सतलज। ठीक है, तो ये चिनाब में आके सतलज मिली, तो आगे आने वाली जो धारा है ये सतलज नहीं चिनाब कहलाती है। क्या? चिनाब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक बार शायद पूछा गया है। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी ऐसे है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास कहाँ से निकलती है? कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। और हिमानी कौन सी है? बोखर चू हिमानी। कौन सी? बोखर चू हिमानी। लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य से बहती है। ठीक है, दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। मान लो ये भारत है, तो कहाँ पे? दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। और जब पाकिस्तान में जाती है तो एक गहरा गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? एक गहरा गार्ज बनाती है। ये स्थान कौन सा है? पुंजी। कौन सा स्थान है ये? पुंजी। ठीक है, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, और ऐसे कितनी लंबाई है? 2880 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। नीचे वाली तो हम पढ़ चुके हैं। कौन सी पढ़ चुके हैं? जो बाएं हाथ से बहती है। नदी की धारा की दिशा में खुद को खड़ा करना है, उसके बाद पता चलेगा कौन सी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है। तो जो बाईं ओर से मिलती है वो हम देख चुके हैं। अब दाईं ओर से मिलने वाली कुछ देख लेते हैं। एक है श्योक। श्योक, श्योक की सहायक है नुब्रा। ठीक है, श्योक के बाद आती है गिलगित। कौन सी? गिलगित। उसके बाद आती है काबुल। काबुल, और काबुल की सहायक है स्वात। ठीक, उसके बाद आती है कुर्रम। कुर्रम के बाद आती है कोमल। तो आपको इतनी याद रखनी है। कौन सी? श्योक, श्योक की सहायक नुब्रा, गिलगित, काबुल की सहायक स्वात, फिर कुर्रम, फिर गोमल। तो सिंधु नदी तंत्र हो गया। अब सिंधु के बाद कौन सी थी? झेलम। झेलम नदी। तो जो झेलम नदी है, झेलम की एक इम्पॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा। वो याद कर लीजिए। कौन सी? किशन गंगा। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। कौन से? कहाँ से? वेरीनाग से। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे स्थित है वेरीनाग, यहाँ से निकलती है। और ये कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में एक मृदा पाई जाती है। कौन सी? करेवा। किसके लिए फेमस है? ये फेमस है किसके लिए? केसर की खेती के लिए। किसके लिए? केसर की खेती के लिए। कश्मीर घाटी में यह नौगम्य भी है। कौन सी? नौगम्य भी है। ठीक है, वुलर झील इसी पे स्थित है। कौन सी झील? वुलर झील। इतनी बात ध्यान हो गई। और इसमें कुछ परियोजनाएं हैं इम्पोर्टेंट, वो याद कर लीजिए। तुलबुल, उरी परियोजनाएं झेलम नदी पर हैं। झेलम नदी हो गई। झेलम के बाद आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा से निकलती है। चंद्रभागा से दो नदियाँ निकलती हैं। एक है
चंद्र और एक है भागा, दोनों के मिलने से चंद्रभागा बनती है और आगे वो चिनाब नदी कहलाती है। यहाँ पे कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचला। कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचला दर्रा से। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें जो परियोजना है वो देख लीजिए। बगलिहार, बगलिहार, दुलहस्ती, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजनाएं इस पे ही स्थित हैं। सिंधु झेलम चिनाब। अब आती है रावी की बारी। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। व्यास भी रोहतांग दर्रे के प्यास कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से, व्यास कुंड से। ठीक है, रावी नदी पे दो परियोजनाएं हैं, एक चमेरा परियोजना और एक थीन परियोजना। ठीक है, कौन सी? चमेरा परियोजना और थीन परियोजना। व्यास नदी पे कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। कौन सी? कुल्लू घाटी। व्यास कुंड से निकलती है, बता चुके हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हो गया। अब बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी हिमालय के पूर्ववर्ती है, बृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। कहाँ से निकलती है? राकसताल से। कहाँ से? राकसताल से पूर्ववर्ती नदी है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? अलकापुरी स्थित सतोपथ हिमानी से होता है। अलकापुरी स्थित सतोपथ हिमानी। सतलज नदी में और तो इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें इसकी एक नदी इम्पोर्टेंट है, स्पीति नदी। कौन सी? स्पीति नदी इम्पोर्टेंट है, इसकी सहायक है स्पीति नदी है, ये एक याद रखनी है। और व्यास नदी के पास हरिके के निकट बैराज बनाती है। ठीक है, और मिल जाती है, हरिके बैराज है यहाँ पे। भाखड़ा नागल बांध इसी पे स्थित है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध इसी पे स्थित है। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख से। कहाँ पे? गोमुख। कहाँ से? गोमुख से। हिमानी कौन सी है? गंगोत्री हिमानी। कौन सी? गंगोत्री हिमानी। ठीक, तो गंगा नदी को तंत्र को दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक जो पहाड़ी इलाके का तंत्र है, कौन सा? पहाड़ी इलाके का। एक जब हरिद्वार के समीप, यहाँ पे कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार के समीप मैदानों में उतरती हैं गंगा। कहाँ मैदानों में उतरती है? हरिद्वार के समीप से, तो वहाँ से पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ का पढ़ लेते हैं। ये जो नदी आ रही है यह है अलकनंदा। आप लोग जानते ही हैं कौन सी नदी है ये? अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा में कुछ नदियाँ आके मिलती हैं और प्रयाग बनाती हैं। तो अलकनंदा में पहले मिली धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। जहाँ धौली गंगा मिलती है वहाँ बनता है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद मिलती है नंदाकिनी। उसके बाद मिलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी पे है नंद प्रयाग। ठीक, उसके बाद मिलती है पिंडर। क्या? पिंडर। पिंडर नदी पे है कर्णप्रयाग। पिंडर नदी पे है कर्णप्रयाग। ठीक है, अब यहाँ केदारनाथ है। केदारनाथ किसके तट पर है? मंदाकिनी के। किसके? मंदाकिनी पे। और बद्रीनाथ कहाँ है? धौली गंगा के तट पर। ठीक है, मंदाकिनी। और यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। अब एक नदी यहाँ से आती है, यह है भागीरथ। कौन सी? भागीरथी। भागीरथी देख लेते हैं अलग से। भागीरथी, यहाँ पे कौन सी नदी आती है? भागीरथी। जिसके बाद, जिसके मिलने के बाद अलकनंदा बन जाती हैं गंगा। भागीरथी जहाँ मिलती हैं वो है देवप्रयाग। भागीरथी की एक सहायक नदी है जो है भिलांगना। कौन सी? भिलांगना। और भिलांगना और भागीरथी जहाँ मिलती हैं वहीं पे है टिहरी डैम। क्या है? टिहरी डैम। तो ये हो गया, इतना पढ़ा। ये था हिमालय का जो पहाड़ी नदी तंत्र है। अब हिमालय मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश कर रही हैं? हिमालय मैदानी भागों में प्रवेश कर रही हैं हरिद्वार से। कहाँ से? हरिद्वार से। तो अब आगे चलते हैं, गंगा नदी का ये वाला तंत्र भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का देखना है तो हिमालय जो है, गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है वो
उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो वो करती हैं बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती हैं। कहाँ से? 28 जिलों से होकर बहती हैं। सबसे लंबी सहायक कौन सी नदी है? यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना। अब देखते हैं, यह है हरिद्वार, हरिद्वार से उतर आई। ठीक है। उत्तराखंड से गढ़वाल हिमालय से एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कन्नौज। यही इंपॉर्टेंट है कि जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, उनका क्रम क्या है, उनका उद्गम क्या है। तो जितनी इंपॉर्टेंट हैं वो सारी अभी हो जाएंगी। एक छोटी सी नदी आती है वरुणा। वरुणा जिसके तट पर वाराणसी स्थित है, तो ये वाराणसी में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद है गोमती। कौन सी? गोमती। गोमती कहाँ मिलती है? गोमती मिलती है गाजीपुर में। और हाँ, सई नदी, सई नदी किसकी सहायक है? गोमती की। सई नदी गोमती से कहाँ मिलती है? जौनपुर में। कहाँ पे? जौनपुर में। अब एक नदी आती है घाघरा, इसको अलग से देखेंगे अभी इतना जान लीजिए। एक नदी मिलती है घाघरा। घाघरा छपरा के निकट मिलती है। कहाँ पे? छपरा के निकट। उसके बाद एक नदी आती है गंडक, नेपाल से आती है। कौन सी? गंडक। हाँ, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी निकलती है मापचाचुंग हिमानी से। कहाँ से? मापचाचुंग हिमानी तिब्बत में है। ठीक है। गंडक नदी नेपाल से आती है। गंगा में कहाँ मिलती है? हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में। ठीक। उसके बाद एक नदी आती है कोसी, अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है। ये आती है गोसाई गोसाई धान शिखर से। कहाँ पे? गोसाई धान शिखर से। ठीक है। गोसाई धान शिखर से। और ये कहाँ मिलती है? कोसी नदी भागा करती है ना, इधर उधर इधर उधर अपना रास्ता बदलती है, तो ये है भागलपुर में। ठीक है। भागलपुर में मिलती है। इसके बाद एक और नदी है जो याद रखना है, वो है महानंदा। महानंदा कहाँ मिलती है? मालदा में। कहाँ? मालदा। उसके बाद हुगली नदी। हुगली नदी इसके सहायक नदी ना होकर इसकी एक वितरिका है। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, पहले तो ये जानिए। सहायक नदियाँ ये होती हैं जैसे बहते हुए आई और जो मेन नदी है, मेन स्ट्रीम है, उसमें आके मिल गई, लेकिन जो वितरिका होती है वो मेन स्ट्रीम से अलग हो जाती है। तो हुगली क्या है? अलग हुई है। ठीक है। हुगली क्या है? वो अलग हुई है। तो इतना हो गया। अब याद कर लीजिए, जो रामगंगा है, रामगंगा नैनीताल के गढ़वाल पहाड़ी से उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। ठीक है। और गोमती, गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से। गोमती की सहायक है सई नदी। दोनों मिलती कहाँ पे हैं? जौनपुर में। और गोमती खुद गंगा से कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। ठीक है। घाघरा कहाँ से निकलती है? मापचाचुंग हिमानी तिब्बत से निकलती है। और घाघरा छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। और अब अगली बात करते हैं गंडक की। गंडक जो है हाजीपुर में आके गंगा से मिलती है और नेपाल से निकलती है। और उसके बाद बात करते हैं कोसी की। कोसी अपना स्थान जगह बदलती रहती है, तो ये कहाँ मिलती है? भागलपुर में। और कोसी नदी निकलती कहाँ से है? गोसाई धान शिखर से। कहाँ से? गोसाई धान शिखर से। कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। उसके बाद आई महानंदा। महानंदा मालदा में मिलती है। और महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। अब इसको हटा रहे, अब आगे देखते हैं। हमने बोला था कि घाघरा वाला अलग से देखना पड़ेगा, तो घाघरा का देख लेते हैं। ये नदी है घाघरा। ठीक है। कौन सी नदी है? घाघरा। घाघरा की एक सहायक है शारदा, इसको कहते हैं काली नदी भी कहते हैं। शारदा ये निकलती है मिलाम हिमानी से। कहाँ? मिलाम हिमानी से। ठीक है। एक और नदी आती है इसमें कर्णाली। ठीक है। ये तिब्बत से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है? मापचाचुंग हिमानी। मापचाचुंग हिमानी से। ठीक है। ये दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं, ये दोनों यहाँ से यहाँ मिली। अब इसके बाद इसको कहा जाएगा घाघरा। घाघरा की एक और सहायक है राप्ती। कौन सी? राप्ती। ठीक है। अब इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। घाघरा पढ़ ली अभी, लेकिन पूरा अभी गंगा नदी तंत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। ये गंगा नदी तंत्र गया
बंगाल की खाड़ी में ये बना बंगाल की खाड़ी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, यहाँ से अलग हो गई हुगली। कौन सी? हुगली नदी। जब गंगा दो भागों में बंटती है, दो वितरकाओं में बंटती हैं, तो दो वितरकाओं के नाम क्या है? एक का नाम हुगली, एक का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी इसका नाम पुनः पड़ जाता है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया बांग्लादेश। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा। ठीक है, कौन से नाम से जानी जाएगी? पद्मा नाम से। अरे यार, तो किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से असम से होते हुए आती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? जमुना। और पद्मा और जमुना मिलके जो संयुक्त धारा है उसको क्या कहते हैं? उसको फिर पद्मा ही कहते हैं। ठीक है, एक नदी आती है बराक, मणिपुर की पहाड़ियों से। कौन सी? बराक। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं मेघना। और जो मेघना और पद्मा है इनकी संयुक्त धारा जाती है मेघना। और बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है? मेघना। तो ये याद रखना है, जो गंगा नदी है, गंगा जी है ना, वो दो भागों में बिट जाती हैं, दो वितरिकाओं में। एक वितरिका है भागीरथी, एक वितरिका है हुगली। जो भागीरथी है वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो पद्मा नाम से जानी जाती हैं। उसमें जब जमुना आके मिलती हैं, जमुना मतलब क्या? ब्रह्मपुत्र, तो दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा ही कहते हैं। फिर उसमें मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी आके मिलती है बराक। बराक को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना। और पद्मा और मेघना मिलके मेघना नाम से जानी जाती हैं और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हुआ जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ थी। अभी कुछ दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ शेष हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट तो बाईं ओर से ही है, लेकिन दाईं ओर वाली भी देखिए, इतनी कम इम्पोर्टेंट वो भी नहीं है। सबसे लंबी सहायक नदी जान ही रहे हैं, यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा यमुना को, तो बंदर पुक्ष से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? बंदर पुक्ष से। कहाँ मिलती है? सबको पता है, इलाहाबाद के निकट मिलती है। ठीक है, यमुना के बगल में एक छोटी सी सहायक नदी है, टोंस। कौन सी? टोंस नदी। तो एक टोंस नदी यमुना की भी सहायक है और एक टोंस नदी गंगा की भी सहायक है। ये ध्यान दीजिएगा, एक टोंस नदी गंगा की भी सहायक है, एक टोंस नदी यमुना की भी सहायक है। इसके बाद एक नदी है सोन। सोन नदी पटना के समीप मिल जाती है गंगा से। सोन की एक सहायक है रिहंद। कौन सी? रिहंद नदी। रिहंद बांध बना है, रिहंद नदी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पटना के पास ही एक और नदी मिलती है, उसका नाम है कर्मनाशा। बस ये क्रम याद रखिएगा, यमुना, टोन, सोन, कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद मिलती है पुनपुन, ये ऐसे जा रही है मान लीजिए, पुनपुन। पुनपुन के बाद ये है हुगली। हुगली एक वितरिका है। ठीक है, तो नीचे वाली नदियों का नाम यमुना, टोन, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और हुगली। ठीक है, तो यमुना की सहायक चंबल, इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो गंगा नदी तंत्र हो गया पूरा। यमुना नदी तंत्र में जो पहली नदी मिलती है टोन्स, मैंने पहले भी बताया था कि टोन्स यमुना की भी सहायक है और एक टोन्स गंगा की भी सहायक है, जो यमुना के बाद जस्ट बाद मिलती है गंगा से। ठीक है, तो यमुना की है एक नदी टोन्स। टोन्स के बाद मिलती है हिंडन। हिंडन के बाद ये मिलती है चंबल। चंबल निकलती कहाँ से है? ये इंपॉर्टेंट है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप यमुना से मिल जाती है। दूसरी नदी है सिंध। उसके बाद है बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले एमपी से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना से मिल जाती है। ये पिछली बार पीसीएस का क्वेश्चन था, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। केन नदी कैमूर सतना से निकलती है और बांदा के समीप यमुना में मिल जाती है। तो ये हो गया यमुना नदी तंत्र। क्या क्या पढ़ना है? टोन्स है, हिंडन है, चंबल जनाबा पहाड़ी से निकल रही है और इटावा में मिल जा रही है। दूसरी है सिंध के बाद है बेतवा रायसेन जिले से निकल रहा है और हमीरपुर में मिल जा रहा है। उसके बाद है कैमूर से निकल रही है और बांदा में जाके मिल जा रही है। तो हो गया ये यमुना नदी तंत्र।
ठीक है। अब बात करते हैं यमुना के बाद देखना होगा चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी तंत्र में इटावा के समीप किसमें मिलती है? यमुना। चंबल खुद किसके सहायक है? यमुना की। ठीक है। चंबल की कौन कौन से सहायक है? बनास, राजस्थान से आती है बनास। छिप्रा नदी के तट पे उज्जैन है। कौन सा? उज्जैन शहर। इसके बाद काली सिंध, पार्वती और कुनो नेशनल पार्क बना है ना, कुनो नदी। तो ये क्रम से याद रखना है। पहले है कुनो, बनास, पार्वती, काली सिंध, छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। ये हो गया हमारा चंबल नदी तंत्र। अब आगे देखते हैं। गंगा और उसके सहायक नदियों का जितना भी नदी तंत्र था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बचा है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो इसको देखते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। और इसको बार बार रिवाइज करिए जिससे सारी सहायक नदियाँ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। हर साल गंगा नदी तंत्र या उसकी सहायक नदियों के नदी तंत्र से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है यूपी पीसीएस में या किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, ज़रूर आता है। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।